नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है। आज भारत के वायसराय से संबंधित हमारा ये अंतिम वीडियो होगा और बचे हुए जो भी वायसराय हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने लॉर्ड मिंटो द्वितीय तक का कार्यकाल को देख लिया था। 1910 ईस्वी तक के समय को कवर किया था। इसके बाद मिंटो द्वितीय के बाद जो अगले वायसराय भारत बनकर आते हैं वो होते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण जो घटना है वो इस प्रकार से है। सबसे पहली चीज है कि जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जो कि इंग्लैंड के सम्राट होते हैं, और ये भारत आते हैं 1912 ईस्वी में। और इन्हीं के स्वागत में एक दिल्ली दरबार लगा था, जो कि तीसरा दिल्ली दरबार होता है। और इसी दिल्ली दरबार में कुछ घोषणाएं होती हैं। वो घोषणा कौन कौन सी होती है? तो पहली महत्वपूर्ण घोषणा होती है कि बंगाल का विभाजन जो किया गया था 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वो विभाजन की योजना को रद्द कर दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। पहले कलकत्ता में थी, अब राजधानी को बदलकर दिल्ली कर दिया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा होती है कि बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है और बिहार राज्य पहली बार अस्तित्व में आता है। पहले यह बंगाल के अंतर्गत था, अब इसे एक अलग राज्य बना दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इनके समय में। इसके अतिरिक्त एक और जो बड़ी घटना होती है वो होती है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 ईस्वी में, और लॉर्ड हार्डिंग इसके कुलपति बनते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लॉर्ड हार्डिंग इसके पहले कुलपति बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU की स्थापना हुई थी, वो आपको पता है। अब आते हैं हम अगले वायसराय पर, और वो होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल होता है 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। और इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, क्योंकि उस समय आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का दौर एक शबाब पे पहुंचता है और कई राजनीतिक घटनाएं घटती हैं। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो 1917 में एक सैंडलर आयोग बनता है, और इस आयोग को गठित किया जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच पड़ताल करने के लिए। दूसरी चीज महत्वपूर्ण घटना है, जो ऐतिहासिक घटना है, कि जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। इसके बाद 1920 ईस्वी में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, और इन्हीं के समय में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा कि भारत शासन अधिनियम को कई बार जो है कहा नाम से जाना जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल कुछ बातें हैं, वो भी जानना जरूरी है कि इसमें अंतर है। पहली घटना क्या होती है कि सबसे पहले जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू होते हैं वो घोषणा करते हैं इंग्लैंड में भारत के लिए एक अधिनियम की। उसके बाद वो भारत आते हैं और यहाँ के वायसराय चेम्सफोर्ड से शिमला में एक मीटिंग करते हैं, और दोनों वायसराय और चेम्सफोर्ड जो वायसराय होते हैं और भारत सचिव दोनों मिलकर एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इसके बाद वो इंग्लैंड जाते हैं और उस घोषणा पत्र के आधार पे एक भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है, जिसे कि भारत शासन अधिनियम कहा गया, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले मॉन्टेग्यू घोषणा, उसके बाद
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद भारत शासन अधिनियम। तो इसके बाद 1920 की घटना होती है कि पहली बार भारतीयों को सेना में कमीशन मिलता है। कमीशन मिलने से मतलब है कि पहले जो भारतीय थे तो उनको सेना के निम्न पदों पर रखा जाता था, लेकिन कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में पहली बार नियुक्ति मिलती है इन्हीं के समय में। और वो ये चीज़ें शुरू होती है 1920 के बाद, और यहाँ से भारतीय लोग भी सेना के उच्च पदों पर पहुँचने लगते हैं। इसके बाद इन्हीं के समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि एसपी सिन्हा, जो कि बिहार से होते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया जाता है और वो पहले भारतीय होते हैं जो कि गवर्नर के पद पर बैठते हैं। तो ये इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड रीडिंग, और इनका कार्यकाल होता है 1921 से लेकर 1926 तक का, और इस समय भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सबसे बड़ी घटना तो है कि 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, चलाया जाता है। उसके बाद मोपाला विद्रोह शुरू होता है और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। 1921 ईस्वी में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटना होती है। उसके बाद 1925 ईस्वी में काकोरी कांड, जो कि ट्रेन लूट कांड होता है, तो वो घटना होती है। इसके बाद कई लोगों को फांसी दी जाती है, 4 प्रमुख लोगों को फांसी दिया जाता है। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको सिर्फ यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। इसके बाद 1926 में ही स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है, और ये एक आर्य समाजी नेता होते हैं, और इनकी हत्या कर दी जाती है। फिर 1923 ईस्वी में एक और बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी बात होती है। भारतीयों के लिए बहुत बड़ा एक अधिकार दिया जाता है, और वो होता है कि सिविल सेवा का आयोजन अब भारत में भी होने लगता है। पहले ये परीक्षा सिर्फ इंग्लैंड में होती थी, अब इसका आयोजन भारत में भी होने लगा। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। फिर अगले जो वायसराय हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, और वो होते हैं लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल 1926 से लेकर 31 तक का होता है, और इनके समय कई महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उनको हम जान लेते हैं। वो है सबसे पहले कि साइमन कमीशन भारत में आता है, भारत में 1928 ईस्वी में, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। और इस कमीशन का उद्देश्य होता है भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को या कानूनों को बनाना, लागू करना, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी उसको जानना। लेकिन इसका विरोध इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली थी। अब इसी के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट दिया जाता है, जिन्ना रिपोर्ट, और भी कई वर्ग से लोग अपने रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद 1928 में कृषि संबंधित एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति इन्हीं के समय में हुई थी, और 1929 में दिवाली घोषणा इन्होंने ही की थी। और इनके समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा होती है। उसके बाद फिर गांधी और इरविन समझौता भी एक होता है, जिसके तहत महात्मा गांधी या कांग्रेस कह लें कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार होती है, और इन्हीं के समय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है। इरविन के बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो होते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से लेकर 36 तक का इनका कार्यकाल होता है, और इस समय भी कई घटनाएं घटी। तो वो जानते हैं प्रमुख घटनाएं कौन सी थी। तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी एक सांप्रदायिक घोषणा होती है, जिसके तहत जो आरक्षण की कह लें कि एक शुरुआत होती है। सांप्रदायिक घोषणा, इसके अंतर्गत अब क्या किया जाता है
कि निर्वाचन क्षेत्र जो कि आरक्षित किए गए थे मुस्लिमों के लिए और अलग अलग धर्म के आधार पे, और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे गैर ब्राह्मणों के लिए भी लागू किया गया था। तो इसको अब बढ़ाते हुए दलितों को या समाज के अन्य कुछ वर्गों को भी दिया जाता है, आरक्षित किया जाता है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था। तो ये एक फूट डालो राज करो नीति के तहत ही ऐसा किया गया था, और उसी का नतीजा है कि आज तक हमारे समाज में एक फूट पड़ी हुई है। 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थापित होती है। 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। चौधरी रहमत अली के द्वारा इस शब्द को ईजाद किया गया था, पाकिस्तान शब्द का। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है, और बिहार का भूकंप जो कि अभी तक जाना जाता है अपनी भयंकरता के लिए, तो वो बिहार का भूकंप भी इन्हीं के समय हुआ था। उसके बाद 1935 में अंतिम भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत को शासन करने से संबंधित अंतिम एक्ट था, वो भी इन्हीं के समय आया था। और 21 जून 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन हो जाता है, जो कि भारत यात्रा कर चुके होते हैं 1912 में। अब अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेकर 44 तक का इनका कार्यकाल होता है, और इनके समय की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है कि 36-37 में प्रथम आम चुनाव होता है, राज्यों में आम चुनाव करवाया जाता है, और 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा ये करते हैं। इसके अंतर्गत भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की बात की जाती है, परंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने अलग अलग कारणों से इसका विरोध करती है। विरोध करने के बाद फिर अंततः क्या होता है कि ये भारत को युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया जाता है। एक तरफा इंग्लैंड के द्वारा घोषित कर दिया जाता है कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। अब इसका नतीजा ये होता है कि इसके विरोध में महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, और अन्य अलग अलग जगहों पर भी कई नेता जो हैं वो सब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो ये घटना भी इन्हीं के समय में हुई थी। और महत्वपूर्ण घटना है कि भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू होता है इन्हीं के समय में। क्रिप्स मिशन भारत आता है। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। अगले जो वायसराय होते हैं वो हैं लॉर्ड बेवल। 1944 से लेकर 47 तक का इनका कार्यकाल होता है। कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनको हम जान लेते हैं मूल बिंदुओं को, क्योंकि डिटेल में तो जब हम आएंगे तो उन पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो है कि शिमला सम्मेलन होता है। इसमें शिमला सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करवाने का एक प्रयास किया जाता है, जो कि अंततः असफल होता है। और लाल किले का मुकदमा चलता है। इसमें आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक होते हैं उनको पकड़ा जाता है, और उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। तो ये बात होती है। फिर नौसेना का विद्रोह होता है, जो कि स्वतः भारत का ये अंतिम विद्रोह माना जाता है, नौसेना विद्रोह को। इसके बाद कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, और इसी के तहत एक संविधान सभा के गठन की बात होती है, अंतरिम सरकार के गठन की बात होती है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं सो लॉर्ड बेवेल के समय में ही होती है। संविधान सभा का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, और संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। 26 जुलाई 1946 को इटली द्वारा जून तक भारत को आज़ाद कर देने की बात की जाती है, घोषणा की जाती है। तो इनके समय में भारत के लिए संविधान निर्माण का काम शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि याद रखिएगा।
फिर अंतिम वायसराय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से लेकर 48 तक का इनका कार्यकाल होता है। और 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन योजना लेकर आते हैं। इस योजना में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाने की योजना ये प्रस्तुत करते हैं। तो जब भारत माउंटबेटन जब आते हैं तो इनका एकमात्र उद्देश्य होता है, या इन्हें जो भेजा जाता है उसका उद्देश्य होता है कि भारत को किस प्रकार से सत्ता का ट्रांसफ़र किया जाए। तो जब यहाँ पर वो आते हैं भारत में, तो वो तलाशते हैं, एक अलग अलग नेताओं से मिलते हैं, संभावना तलाशते हैं कि भारत का विभाजन किसी तरीके से नहीं हो, उस चीज़ को वो टालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों की एक नीति होती है, कूटनीति, कि वो भारत का विभाजन करना चाहते हैं। तो किस तरह से शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हो, इसी बात की वो तलाश में सबसे पहले करते हैं। और कई नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस के नेता से, मुस्लिम लीग के नेता से और समाज के अलग अलग लोगों से ये मिलते हैं। लेकिन सबसे मिलने के बाद इनका जो निष्कर्ष होता है वो यही होता है कि पाकिस्तान का निर्माण करना जरूरी है, इसे टाला नहीं जा सकता है। और इसके लिए वो सबसे पहले मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन महात्मा गांधी बिल्कुल इसका विरोध करते हैं कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जीना को इसके लिए अंतरिम सरकार का नेतृत्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो जब ये सारी चीज़ें, विरोध की जब बातें कांग्रेस से ही उठने लगती है, महात्मा गांधी का ही जब विरोध होने लगता है, तो उनका दिल एक तरीके से टूट जाता है। तो अंततः विभाजन को टाला नहीं जा सका और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश में विभाजन करने की बात हुई। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को इंग्लैंड की संसद के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दिया गया और इसके तहत भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की गई। उसके बाद 14 अगस्त को, उसके पहले एक और भी बात होती है, 7 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं और 23 जून 1948 को माउंटबेटन वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। उसके पहले की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं इनसे संबंधित कि 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद होता है तो वहाँ पर वायसराय के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है सो वो अंतिम वायसराय होते हैं और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। वायसराय के पद को फिर से गवर्नर जनरल के पद में बदल दिया जाता है और वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। अंततः ये 23 जून 1948 को इंग्लैंड लौट जाते हैं और अब भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं और उनका नाम होता है सी राजगोपालाचारी। 1948 से 50 तक ये गवर्नर जनरल होते हैं और ये पहले भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल बनते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी होते हैं और एकमात्र गवर्नर जनरल होते हैं। इनके समय में संविधान निर्माण का काम पूरा हो जाता है 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन से संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू किया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है पूरे देश पर और इस डेट से गवर्नर जनरल के पद को ही समाप्त कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के पद को बदलकर अब राष्ट्रपति का नया पद सृजित किया जाता है और भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर से गवर्नर जनरल, इन सबों के बारे में हमने जाना। तो इनके संबंध में जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कई तरीके से बन सकते हैं, उसकी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो वो वारेन हेस्टिंग्स। और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं उन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है।
तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद कैनिंग पर जब हम आते हैं तो वो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं भारत के, और 1858 के बाद वो वायसराय बन जाते हैं, पहले वायसराय होते हैं। उसी तरीके से अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं तकनीकी, जिन्हें कि आप एक नोट कर लीजिएगा, अपने से एक नोट्स बना लीजिएगा। एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो वो कार्यकाल होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। 10 साल का उनका कार्यकाल होता है, सबसे लंबा कार्यकाल है। किनको 2 कार्यकाल मिले? तो वो भी हैं, 2-3 हैं, उनके बारे में आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। किनकी हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय होते हैं जिनकी हत्या की जाती है, अंडमान में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 2 गवर्नर जनरल ऐसे भी होते हैं जिनका कि निधन भारत में होता है, हालांकि एक वायसराय उसमें होते हैं, और एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं गवर्नर जनरल, जिनका निधन भारत में होता है, और गाजीपुर में उनका स्मारक भी है अभी भी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि नोट करने वाली है, और एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि गवर्नर खास करके 1900 के बाद से जो भी घटनाएं घटी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और 1900 के बाद जितने भी वायसराय हुए हैं उनके कार्यकाल को जानना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे लॉर्ड हार्डिंग का 10 से 16, उसके बाद चेम्सफोर्ड 16 से 21, ऐसे करके आप 1900 से लेके 1947 तक के जितने भी वायसराय हुए उनके कार्यकाल को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी घटनाएं उस समय हुई हैं उसको उस समय के वायसराय से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो भी हैं वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर से संबंधित, इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एग्ज़ाम्स में किस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे लोग स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर से बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।